हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और आज से हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। विजन आईएएस की मैगजीन को हमने आपसे वादा किया था कि विजन आईएएस की मैगजीन जून से जब भी उपलब्ध होगी आपको बिल्कुल प्री और मेंस के नज़रिए से हम इसको पढ़ाने वाले हैं। तो करंट अफेयर्स की जो समस्या थी आप लोगों के समक्ष में कि कौन सी मैगजीन पढ़ा जाए, कौन सी मैगजीन नहीं पढ़ा जाए, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ा जाए। न्यूज़पेपर आप कोई सा भी पढ़िए, ठीक है, एक मैगजीन्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने विजन आईएएस के मैगजीन को आपको पढ़ाने का निश्चित किया था और ये बात हमने 2 महीने पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको अनाउंस किया था कि विजन आईएएस के मैगजीन का जब से जून महीना आएगा तब से आपको हम विजन आईएएस के मैगजीन को पूरे अच्छे से प्री और मेंस दोनों के नज़रिए से किस अप्रोच के साथ पढ़ना है, कितने क्रिस्प और रिलेवेंट मटेरियल को उसमें से निकाल लेना है, अपने काम के लायक चीज़ों को और बाकी चीज़ों को छोड़ देना है, उस हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो जो विजन आईएएस जून की जो है ये मैगजीन विजन आईएएस की आ चुकी है और आज हम लोग पॉलिटी और गवर्नेंस को पढ़ेंगे। पॉलिटी और गवर्नेंस में जो डिटेल टॉपिक दिए हुए हैं, डिटेल डिस्कशन किया गया है जिस टॉपिक्स का, उसको हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा नज़रिया ये होगा कि इसके लिए मैं 3 काम करने वाला हूँ आपके साथ। मैं इस मैगजीन के साथ जो है आपको हैंड रिटन नोट्स भी दूंगा, पर वो आपकी डिमांड्स पे होगा। अगर आप कमेंट करेंगे, आप ज़्यादा मतलब उसके लिए अगर आप चाहेंगे तो इसको मैं आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा, हैंड रिटन नोट्स। मेरे पास वो हैंड रिटन नोट्स भी हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस को बना कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, इसी से मैं प्रश्न बना कर दूंगा प्री और मेंस के लिए। ठीक है, तो आप जो है उसको सॉल्व करिएगा, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपका उसका मॉडल आंसर या सही उत्तर जो है आपको वो भी मिलेगा। और तीसरी चीज़ मैं ये करने वाला हूँ कि जब भी मैगजीन ख़त्म होगी तो एक दिन लाइव आकर के लाइव डिस्कशन में हम जो आप सारे जो लोग आप इस मैगजीन को पढ़ेंगे, देखेंगे, उसको फॉलो करेंगे, उन सारे क्वेश्चन उनसे मैं लाइव क्वेश्चंस को प्री के नज़रिए से, प्री के पर्सपेक्टिव से, प्री के अप्रोच के साथ उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। लाइव क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उत्तर देना है बिल्कुल बिना देखे हुए। इससे आपका जो है पूरा करंट अफेयर का जो एक टेंशन था वो ख़त्म हो चुका है। तो आज से हम लोग पॉलिटी सेक्शंस को शुरू करने वाले हैं। इसी के साथ साथ हम लोग करीब करीब 10 से 15 वीडियोस में इन सारे मैगजीन्स को कवर कर लेंगे। तो जून की आज शुरुआत हो रही है, जून की मैगजीन की। ठीक है, इसमें पहला टॉपिक है पॉलिटी और गवर्नेंस। अच्छा, पढ़ने का तरीका एक क्या होगा, आपको नोट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं, इसके लिए 2 काम हो सकते। या तो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दे दूँ, पर वो आपके डिमांड और आपके सपोर्ट पर डिपेंड करेगा। नहीं तो आपको नोट्स बनाना है तो मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे नोट्स बनाना है। वीडियो में आप देखते रहिएगा, मैं आपको तरीका बताते जाऊँगा। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं नया संसद भवन। और नया संसद भवन क्यों सुर्खियों में है? नया संसद भवन सिर्फ इसलिए सुर्खियों में है कि देश में नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। ये पुराना वाला संसद भवन था जिसमें जो है लोकसभा यहाँ थी। ठीक है, इसके बाद जो है आपका कार्यालय था, राज्यसभा था, और ये नया संसद भवन है। नया संसद भवन का डिजाइन इस प्रकार है, इसी तरह, इसीलिए ये चर्चा में है। ठीक, तो तथ्य मैंने क्या किया है कि जो ग्रीन वाला जो है, ग्रीन वाले हाईलाइट है, उन तथ्यों को थोड़ा सा देख लेना है एक बार। किसकी नया संसद भवन का जो निर्माण किसके तहत किया गया? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत किया गया। क्या है ये? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट परियोजना है। ठीक है, और संरचना निवेश परियोजना है, जिसमें मैंने बहुत सारी जो योजनाएं हैं उसको शामिल किया गया था। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था 1931 में शुरू हुआ था। इसमें क्या बना था? राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, संसद भवन, अभिलेख कार्यालय और इंडिया गेट को शामिल किया गया था। मुख्यतः इसका योजना का उद्देश्य क्या है? शासन के जो बुनियादी ढांचे हैं शासन करने के लिए, उसका जो है उसको मजबूत करना है। जो कठिनाइयां हैं, जो इस वक्त के ज़रूरतों के हिसाब से जो वहाँ पे कमियां महसूस की जा रही हैं, उसको वहाँ पे नए संसद भवन में इस प्रोजेक्ट के तहत जो है उसको दूर किया गया है। अच्छा, वर्तमान संसद भवन का जो बारे में क्या है कि इसका जो डिज़ाइन था वो किसने किया था? सर एडविन लुटियंस ने किया था और हर्बर्ट बेकर ने किया था। ठीक, इसमें जो है वर्तमान संसद का भवन आकार गोल है और इसका गोल आकार यह माना जाता है कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में मुरैना जगह है, वहाँ पे 64 योगिनी मंदिर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर के नज़रिए से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इसलिए आपको यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना है। 64 योगिनी मंदिर के जो गोला आकार है उसी से ये प्रेरित है। ठीक, तो ये जो है आप फैक्ट है। इसके बाद अब प्रश्न यहाँ मेंस में ऐसे बन सकता है, इस आर्टिकल से, इस कंटेंट से प्रश्न कैसे बन सकता है कि वर्तमान संसद भवन के रहते हुए भी नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों पड़ी? सविस्तार चर्चा कीजिए। मान लीजिए ऐसे अगर उसने प्रश्न पूछ दिया, अब आपको क्या लिखना है? तो विजन आईएएस के मैगजीन में फायदा ये होता है कि आपको प्री प्लस मेंस का जितना कंटेंट होता है इतना सफिशियंट होता है कि अगर आप इसको आप पढ़ते हैं, इसी से नोट्स बनाते हैं, इसको बार बार रिवाइज करते हैं, तो आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जो है
आपको PT 365 और मेंस 365 में ये देखना, अगर मंथली मैगजीन आप फॉलो करते हैं आपका सारा काम यहीं से आसान हो जाने वाला है। तो नए संसद भवन को जो मतलब आवश्यकता क्यों पड़ी थी, सांसदों के लिए बैठने की कम जगह थी, क्योंकि पुराने वाले जो है संसद भवन में अब आगे जो वर्ष परिसीमन होगा 2026 के बाद जो है, इसके बाद सीटें बढ़ेंगी, 545 से सीटें हो सकता है कि वो 600-700 पहुँचे, 800 तक पहुँचे जनसंख्या के हिसाब से। तो परिसीमन के बाद सीटें जो बढ़ेंगी, इसलिए नए संसद भवन में वो है वहाँ पे सीटें उन लोगों के लिए बैठने के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए जो है उसको सबसे बड़ी ज़रूरत थी कि इनके सीटों की उपलब्धता को बढ़ाया जाए। और जो वर्तमान संसद भवन है कभी भी जो है द्विसदनीय विधायिका के लिए नहीं बना था, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के लिए वो डिज़ाइन नहीं किया गया था, वो सिर्फ लोकसभा के लिए डिज़ाइन किया गया था। तो यहाँ राज्यसभा भी बैठती है, इसलिए जो है नए परिसर का जो बना है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ताकि उसमें सीटों का जो है अच्छा से तालमेल हो और सारी चीज़ें एक जगह उपलब्ध हो। अच्छा, नई सेवाओं के लिए अनुपयुक्त बुनियादी ढांचा, अगर आप की पॉइंट लिखते हैं नए संसद भवन का आवश्यकता क्यों, अगर आवश्यकता क्यों अगर आप हेडिंग डालकर मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं तो इन सारे की पॉइंट्स को आप डाल सकते हैं। ये कीवर्ड्स होते हैं, यही कीवर्ड्स होते हैं जिनको आपको अपने आंसर्स में इंक्लूड करना होता है। जैसे अनुपयुक्त बुनियादी ढांचा क्या हो गया, नए सेवाओं के लिए, जैसे मान लीजिए पाइपलाइन, वातानुकूलन, जैसे मान लीजिए जो एसी होता है, सीलन की समस्या आ गई है, सौंदर्य बिगड़ चुका है, ठीक है, और जो फायर संबंधी जो समस्याएं हैं, आगजनी का, वो जो है उस मानदंड पे पुराना संसद भवन जो है वो नहीं खरा उतरता है, इसलिए जो है ये नए संसद भवन की जरूरत महसूस हुई थी। जो संचार अवसंरचना है, ठीक है, फिर प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी है वो पुराने ढंग की है, नए टेक्नोलॉजी वहाँ पे नहीं है, ठीक। जो ध्वनि संबंधी जो है समस्याएं वहाँ पे आती हैं, जो क्लियरिटी होती है वॉइस की, और जो आवाज़ इको जो होता है वो सब चीज़ों की समस्या भी है वहाँ पे। जो स्ट्रक्चरल सुरक्षाएं संबंधी, मतलब जो कि आप संरचनात्मक सुरक्षाएं हैं, सिक्योरिटी जो संबंधी सुरक्षाएं हैं, जैसे मान लीजिए भूकंप के जोन जो है वो पहले उसमें वर्तमान में उस वक्त जब संसद भवन बना था तो उस वक्त दिल्ली जो थी भूकंप क्षेत्र 2 में थी, अब जो है भूकंप के क्षेत्र 4 में इसको रख दिया गया है। तो समस्या जो है इन सुरक्षा के संबंधी है, चूंकि देश के सभी माननीय राज्य जो माननीय जो सांसद होते हैं वो लोग बैठते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं, देश की सारी जो विधायिका है वहीं से चलती है। तो यहाँ जो है सुरक्षा संबंधी चिंताओं को ध्यान में जो रखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए जो है इसकी चिंताएं हैं, ठीक है। और वर्क स्पेस काफ़ी कम है, तो बढ़ती जो मतलब जब संसद भवन जब परिसीमन होगा तो संसद भवन एक नया चाहिए ही होगा, चूँकि वर्क स्पेस संबंधी समस्याएँ आएंगी, ठीक है, भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए, खराब गुणवत्ता वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये नया संसद भवन की आवश्यकता बनी थी, ठीक है। और इसके बाद जो है इसकी विशेषताएं क्या हैं, विशेषताओं पर थोड़ा एक नज़र डाल देना है, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्वेश्चन बने पर फिर भी तैयार रहना चाहिए आपको। एक भारत श्रेष्ठ भारत की यहाँ पे भावना इसमें रखी गई है, इसका आकार त्रिकोणीय है, ठीक, और बिमल पटेल द्वारा इसको डिजाइन किया गया। किसके द्वारा? बिमल पटेल द्वारा। किसके द्वारा डिजाइन किया गया? बिमल पटेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको आप याद रखना है। अच्छा, क्या है यहाँ पे? कार्यस्थल का बेहतर प्रबंधन है, भूकंप रोधी क्षेत्र है, सदस्यों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित की गई है, पर्यावरण अनुकूल हरित परिवेश का निर्माण किया गया है, बिजली खपत को 30% तक कम किया गया है, पेपरलेस होगा, पूरा संसद भवन पेपरलेस होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका इसमें क्या सीटों की क्या स्थिति होगी? 888 सीटें लोकसभा के लिए होंगी, राज्यसभा के लिए 384 होंगी, और ज्वाइंट सेशन जब बैठता है तो 1272 जो है उस सीटों को बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। अब यहाँ पर के निष्कर्ष लिख सकते हैं। निष्कर्ष में मान लीजिए संसद भवन पर कुछ भी प्रश्न पूछे तो एक आपको निष्कर्ष क्या होगा, यहाँ पे आप ये लाइन आप देख सकते हैं कि नया संसद भवन जो है, आप मान लीजिए इसको देखिए, नवनिर्मित संसद भवन केवल भवन नहीं है बल्कि यह 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब भी है। ऐसे में नया जो संसद भवन है पुराने और सह अस्तित्व के लिए एक आदर्श है, साथ ही यह भवन विकसित भारत के संकल्प को भी पूरा करेगा। आप इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, इस कथन को आप जो है इस निष्कर्ष को आप अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। तो जो और ये देखिए प्री के लिए फैक्ट है, प्री का फैक्ट आपके लिए क्या है? लोकसभा कक्ष जो है वो किसके? राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है, जो मतलब नया संसद भवन उसमें। राज्यसभा कक्ष जो है वो पुष्प कमल की थीम पर है। नए संसद भवन के प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद लगाया गया है। सेंगोल की स्थापना की गई है किसके बगल में? स्पीकर की कुर्सी के बगल में। यह क्या है? सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। बहुत इंपॉर्टेंट था, इतना इंपॉर्टेंट था न्यूज़ में पूछेगा। तो
तो प्रश्न न्यूज़ में बहुत ज़्यादा तक प्रश्न पूछ सकता है कभी भी, ठीक है। तो अध्यक्ष यानी स्पीकर की कुर्सी के बगल में सेंगोल को स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक को संसद भवन के शीर्ष पर स्थापित किया गया है, ठीक है। अच्छा, नए संसद भवन को क्या है, भदोही उत्तर प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध हाथ से बुने हुए कालीन से सजाया गया, इसलिए इसको कालीन सिटी के नाम से आते हैं, किसको, भदोही को। और ये यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यूपी पीसीएस के जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये बड़ा 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 आश्चर्यजनक प्रश्न बन सकता है, इसलिए आपको ध्यान देना है कि भदोही जो है उसी के जो वहाँ के जो कालीन होती हैं उसी से संसद भवन के जो है कालीन से सजाया गया है। अच्छा, इसमें जो जल थल नभ को समर्पित 6 द्वार बनाए गए हैं, प्रकृति के अनुकूल है। मुख्य द्वार पर अशोक चिन्ह बना है, सत्यमेव जयते लिखा गया है। और त्रिपुरा से मंगाई गई बांस की लकड़ी जो है इसके फर्श पर लगाई गई है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी प्रश्न बन सकता है क्योंकि ये कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं। तो फैक्ट अब आप प्री के नज़रिए से देखें तो यूपी पीसीएस में भी और यूपीएससी में भी प्री के लिए फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, क्योंकि अगर आप प्रश्न देखेंगे इस बार का प्री का, तो स्टेटमेंट में जो प्रश्न दिए गए थे उन स्टेटमेंट्स को भी अगर आपको पता होगा तभी आप सही कर पाएंगे, वरना आपके गलत होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसलिए आपको फैक्ट्स भी देखना है। अच्छा, राजद्रोह कानून, ये राजद्रोह कानून जो है अब सरकार ने इस पर कुछ स्टैंड लिया है, आप न्यूज़ में देखे भी होंगे हाल ही में इसी मानसून सत्र में। पर विजन अगस्त मैगजीन में जो राजद्रोह कानून को बताया गया है, यही इसी कानून को अब देखिएगा नेक्स्ट वाले जो मंथ में आने वाली है, जुलाई वाली एडिशन आएगी या अगस्त वाली एडिशन आएगी, तो उसमें राजद्रोह कानून जो है उसको अलग मतलब जो अभी सरकार ने स्टेप लिया है उसको आप बताया जाएगा। तो इसलिए आपको राजद्रोह कानून जो है लॉ एंड सेडिशन, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसी बार यूपी पीसीएस का जो मेंस होने वाला है, यूपीएससी का मेंस होने वाला है, चूंकि लगातार न्यूज़ में है इसलिए यह प्रश्न बन सकता है इस पे, ठीक है। अच्छा, क्या है इसमें, अभी ये विजन आयस की जो मैगजीन जून में आई है उसके लिए क्या उसमें दिया हुआ है फैक्ट इसमें, और सारी चीज़ें क्या दी गई हैं इसको देखते हैं। जो 22वें विधि आयोग है, ठीक है, लॉ कमीशन है, उसने राजद्रोह कानून के उपयोग पर अपनी जो है 219वीं जो है जो रिपोर्ट दे दी है, उसने रिपोर्ट में राजद्रोह कानून को बनाए रखने की सिफारिश कर दी है। किसने की है, विधि आयोग ने। कौन सी विधि आयोग ने, 22वें विधि आयोग ने राजद्रोह कानून को बनाए रखने की सिफारिश कर दी है। अच्छा, राजद्रोह कानून है क्या, ये अगर आप प्रश्न पूछें कि राजद्रोह कानून क्या है, ठीक है, तो आईपीसी में भी बदलाव हुए हैं, आप देखते होंगे। अभी नए वाली जो मैगजीन आएगी उसमें सारी चीज़ें डिटेल में दी होंगी, इसलिए आपको घबराना नहीं है, सब चीज़ें आराम से पढ़नी है। पुराने वाले मैगजीन से आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए जो है आपको जून का एडिशन है, आपको पढ़ना बहुत जरूरी है इससे। अच्छा, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124A जो है इसमें राजद्रोह को परिभाषित किया गया है। इसमें जो है राजद्रोह को आपको परिभाषित किया किसमें, आईपीसी की धारा 124A में। इसमें जो है विभिन्न माध्यमों से भारत में कानूनी तौर पे सरकार के प्रति घृणा, शब्द को ध्यान रखिएगा, सरकार के प्रति घृणा, अवमानना या उत्तेजना पैदा करने के प्रयास जो होता है वो क्या होता है, राजद्रोह होता है। सरकार के प्रति घृणा, अवमानना और उत्तेजना। इसी तरह से प्रश्न अगर प्री में पूछ देगा, सरकार के तौर पे सरकार के खिलाफ घृणा और उत्तेजना पैदा करने के प्रयास को राजद्रोह माना जाता है या राजद्रोह की श्रेणी में आता है। अब आप जो है इस प्रश्न को अगर आपको पता होगा, इसलिए आपको शब्दों पे बहुत गौर करना होता है। पढ़ते हम हैं सभी, पर आप शब्दों पर गौर करेंगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो ध्यान देना, सरकार के प्रति घृणा, अवमानना और उत्तेजना पैदा करने का प्रयास होता है वो राजद्रोह की श्रेणी में आता है। क्या होता है, मौखिक और लिखित शब्दों द्वारा, संकेतों के माध्यम से या दृश्य या अन्य तरीकों के माध्यम से। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि संकेतों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध घृणा फैलाना या फिर संकेतों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध उत्तेजना फैलाना राजद्रोह की श्रेणी में आता है, कथन सत्य है गलत है। अगर मान लीजिए वन लाइनर प्रश्न के तौर पे आ गया या फिर स्टेटमेंट में, कई सारे स्टेटमेंट में अगर आ गया तो इस कथन को आपको सही करना है। इसलिए तीनों चीज़ों को आपको कंपाइल करना है। ग्रीन वाली चीज़ें जो है वो प्री के नज़रिए से, ग्रीन के जो हाईलाइट किया गया है वो प्री के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इस पर ध्यान देना है बार बार। रेड वाला जो है मेंस में आप उसको लिख सकते हैं। अच्छा, राजद्रोह कानून एक बेहद नेगेटिव सेंस में है। जो नागरिकों की कुछ सीमाओं को आरोपित करता है, स्वतंत्रताओं और उनकी जो समानता है उसको आपको बाधित करता है, आपके जो बहुत सारे ऐसी जो उस पर लिमिटेशंस को तय करता है, इसलिए इसकी आलोचना बार बार होती है। तो प्रश्न अगर इस बार भी बनता है, इस बार प्रश्न बनेगा, जरूर ये बनेगा कि राजद्रोह कानून की आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हुए इसकी उपयोगिता पर टिप्पणी कीजिए। मान लीजिए प्रश्न बन गया,
मैं आपको ये प्रश्न मैं लिखने के लिए भी दूंगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको टेलीग्राम पे ये प्रश्न मिलेगा और आपको लिखना है। आप पढ़ के लिखेंगे नहीं तब तक आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, आप चाहे कितना भी पढ़ लें। तो मान लीजिए प्रश्न ये बना हुआ है कि राजद्रोह कानून के आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हुए इसकी उपयोगिता पर टिप्पणी कीजिए। ये प्रश्न मान लीजिए बन गया, तो आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन में क्या लिखना है ये आप कंटेंट इससे आप पा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आलोचनात्मक मूल्यांकन मैंने इस पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप जो इस पर देखिएगा क्या है, इसमें आलोचना में ये सिर्फ है व्यक्तिपरक परिभाषा है, व्यक्तिपरक परिभाषा है, यानी श्रेया सिंघलवाद, ये आप इसको नोट करेंगे, नंबर भर भर के मिलेंगे। श्रेया सिंघलवाद कब है? 2015 में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अस्पष्ट और व्यापक धाराएं जो हैं वो असंवैधानिक घोषित होंगी, इसलिए ठीक है, इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं माना जा सकता, ठीक है, इसलिए उन्हें। तो श्रेया सिंघलवाद में ये बताया गया कि व्यक्तिपरक परिभाषा राजद्रोह कानून की असहमति जताने पर प्रतिकूल कार्रवाई का डर होता है। जैसे मान लीजिए किसी सरकार की किसी नीति से या फिर कोई ऐसी घटना हुई, सरकार से असहमति जताने पर अगर राजद्रोह कानून लगता है तो प्रतिकूल कार्रवाई, यानी कि वही राजद्रोह कानून लग जाने से उस पर कार्रवाई का डर होता है। इसलिए जो है मान लीजिए अपनी राय व्यक्त करने के लिए लोगों की आवाज़ दबाने की प्रवृत्ति के रूप में इस कानून को देखा जाता है। अच्छा, इसमें जो है दोष सिद्धि का जो रेट है वो बिल्कुल लो है, ठीक है। माने दो सिद्धि का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आपके ऊपर राजद्रोह का कानून लगा और राजद्रोह कानून लगने के बाद अदालत में उस पर आरोप को सिद्ध कर देना या विथ प्रूफ जो है अदालत को यह संतुष्ट कर देना कि इसने राजद्रोह किया है, तो ये इसकी दर जो है बिल्कुल कम है। क्या कम है? 3 से 33% के बीच में जो है ये उतार चढ़ाव आता रहता है, ठीक है। विचाराधीन मामले कितना है? 95%। तो आप ऐसे अगर मान लीजिए अगर आलोचनात्मक मूल्यांकन दिया गया तो आलोचना अगर लिखेंगे तो उसमें अगर आप पॉइंट लगा के डालेंगे, जैसे व्यक्तिपरक परिभाषा है, श्रेया सिंघलवाद में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, ठीक, असहमति जताने पर प्रतिकूल कार्रवाई का डर, ठीक, इसके बाद दोष सिद्धि की निम्न दर है जिसमें 3 से 33%, ऐसे पॉइंट बना करके अगर आप लिखेंगे तो यही तो इसी से तो नंबर मिलता है आपको, नंबर यही इसी तरह से मिलेगा। और इतना अच्छा कंटेंट अगर आप देंगे तो आपको नंबर मिलने वाले हैं। इसमें नंबर कटे कहाँ? दुरुपयोग के आरोप भी लगते हैं, क्योंकि राजद्रोह कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो जमानत मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, आपने विनोद दुआ बनाम भारत संवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको नीचे बताने वाला हूं कि इसमें क्या बताया गया था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एफआईआर को रद्द कर दिया था और बताया था कि जो प्रावधान है उसको गैर कानूनी उपयोग के प्रति सरकार को सचेत भी किया था। तो विनोद दुआ बनाम भारत संवाद में ये उसके दुरुपयोग के भी आरोप लगे हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की हुई है। तो इसके दुरुपयोग पे आरोप लगते रहते हैं। अच्छा, अगर राजद्रोह कानून की सबसे बड़ी आलोचना ये है कि अन्य कानून जो हैं, अन्य चीज़ें जो हैं पहले से व्याप्त हैं, अन्य कानून जो हैं वो पहले से व्याप्त हैं, ऐसे में इसकी उपयोगिता क्या है? ऐसे में इसकी उपयोगिता क्या है? तो अन्य कानूनों का, जैसे मान लीजिए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की 1973 की धारा 144 के तहत निवारक हिरासत और प्रतिबंध है, ठीक है। तो इसके लिए मान लीजिए एकता खंडा के लिए पहले से भी बहुत सारे कानून हैं, तो इसलिए ऐसे में इसके राजद्रोह के आरोप की जरूरत क्या है? इस ऐसे समय में जब 21वीं सदी में अनेक देशों ने जो जैसे कि यूके हो गया, राजद्रोह कानून को 2009 में निरस्त कर दिया, ठीक। इसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर ने भी निरस्त कर दिया, ठीक है। तो ये ऐसे समय में जहां हम फ्रीडम की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन के दौर में, वैश्वीकरण के दौर में, जहां सब कुछ जो है नागरिकों की स्वतंत्रता पर ही निर्भर करता है, इस कानून का निरसन जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि इसने वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव डालने हैं। तो ऐसे में इसकी क्या जरूरत है? तो आप जो है इस पे आप आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए अगर बोल दे, अगर प्रश्न पूछे तो इन्हीं कंटेंट से आपको फ्लो चार्ट बना लेना है या फिर पॉइंट के तौर पे लिख लेना है, 4-5 पॉइंट। जैसे मान लीजिए व्यक्तिपरक परिभाषा हो गया, असहमति पर प्रतिकूल कार्रवाई का डर हो सकता है, नागरिकों में जो है आवाज़ दबाने की, आवाज़ मुखर होकर के अपनी बात रखने की प्रवृत्ति पर लगाम लग सकती है, ठीक है। दोष सिद्धि की इसमें निम्न दर है, 3 से 33% के बीच में घूमती है, दुरुपयोग पे आरोप लगे हैं। इस बात की पुष्टि विनोद दुआ बनाम भारत संवाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी की है। अन्य कानूनों का अस्तित्व पहले से है, ऐसे में इसकी प्रासंगिकता वर्तमान समय में इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रासंगिकता मतलब उसकी है नहीं। फिर अन्य देशों में जैसे यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सिंगापुर में भी जो है जो ये नकारात्मक कानून है इस पर बैन लगा दिया गया है। तो इस तरह से आप जो है आप इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन में आलोचनात्मक तर्क रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको बाद में देखेंगे। इस प्रकार से
अब आप देखते हैं कि विधि आयोग जो है जिसने ये बताया है कि इसको रहने की सिफारिश की है, उसके क्या तर्क हैं। तो प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि विधि आयोग द्वारा, मान लीजिए कि प्रश्न क्या पूछा था मैंने कि आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हुए इसकी उपयोगिता पर टिप्पणी कीजिए। तो उपयोगिता क्या है, मान लीजिए इसके पक्ष में जो तर्क होगा यही उसकी उपयोगिता होगी। तो पक्ष में तर्क क्या है, मैं क्वेश्चन बनाता, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप उसको लिखने का प्रयास करिएगा। तो जो आप जो है इसके पक्ष के तर्क होंगे वही तो इसकी उपयोगिता होगी। उपयोगिता मतलब आप शब्दों पर गौर कीजिएगा, मेंस में आपका क्वेश्चन क्यों टू दी पॉइंट नहीं होता है। उपयोगिता मतलब पक्ष में, तो उसकी क्या पक्ष में उसकी बात होती है, इसलिए आपको शब्दों को ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। तो धारा 124A को बरकरार रखने के लिए विधि आयोग के क्या तर्क हैं कि भारत की एकता और अखंडता को रक्षा करने हेतु और राष्ट्र विरोधी अलगाववादी तत्वों से निपटने में यह सहयोगी है। तो आप पॉइंट डालकर क्या लिखेंगे, एकता अखंडता की रक्षा और राष्ट्र विरोधी अलगाववादी तत्वों से निपटने में सहयोग देना, सहयोगी, ये उपयोगी है। ठीक है। आर्टिकल 19 के तहत जो है राजद्रोह एक युक्तियुक्त प्रतिबंध है। ठीक है, यानी कि 19(1) में कहा गया है कि वाक और अभिव्यक्ति जो है वो, वाक और अभिव्यक्ति क्या है, स्वतंत्रता का असीमित मूल अधिकार नहीं है, इस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगता है। यही युक्तियुक्त जो है राजद्रोह एक युक्तियुक्त प्रतिबंध है। ये विधि आयोग के तर्क हैं। तो विधि आयोग के तर्क को अगर आप अपने उत्तर में लिखते हैं कि विधि आयोग के अनुसार राजद्रोह जो है आर्टिकल 19(1) के तहत जो है एक युक्तियुक्त, वाक और अभिव्यक्ति पर युक्तियुक्त प्रतिबंध है, शब्द को याद रखिएगा। ठीक, युक्तियुक्त प्रतिबंध है। तो अगर आप इस तर्क, अगर मान लीजिए प्री में कैसे प्रश्न बन सकता है, प्री में ऐसे ही प्रश्न बनेगा कि विधि आयोग के अनुसार राजद्रोह जो है, राजद्रोह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध है। कथन 1, कथन 2, कथन 3, केवल 1, केवल 2 अगर पूछ दिया, अगर मान लीजिए ये स्टेटमेंट मैं आपसे पूछूं तो क्या यह सही है गलत है, आप कमेंट करिए। और इसी तरह से इस बार यूपीएससी ने प्री में प्रश्न दिया था। तो कंटेंट वही है, पढ़ने का तरीका जो है, पढ़ने का तरीका अगर आप चेंज कर देंगे तो आप यूपीएससी के प्री को आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, मेंस को भी कर पाएंगे। तो एक ही कंटेंट को किस अप्रोच से पढ़ना है ये मैं आपको सिखाने वाला हूं, भरपूर आपको एकदम सिखाऊंगा कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है। तो अगर आप देखिएगा विधि आयोग मतलब प्रश्न पूछा तो बिल्कुल वो सही स्टेटमेंट है। अगर आप एक नजरिए से देखें तो आप सोचेंगे राजद्रोह युक्तियुक्त प्रतिबंध है, तो फिर आप गलत करके चले आएंगे। तो इसीलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। अच्छा, आप अगर खुद से पढ़ते, जल्दबाजी में आप मैगजीन पढ़ते, आपको जो है वो चीज़ें इग्नोर कर देते और प्रश्न कैसे बनता है प्रश्न बना भी नहीं पाते। इसलिए जो है इस वीडियोस को देखिए, आपको मैगजीन पढ़ने की समस्या तो सॉल्व हो ही जाएगी। ठीक है। अच्छा, मौजूदा जो आतंकवाद निरोधी जो कानून है धारा 124(a) का स्थान नहीं ले सकते हैं, धारा 124(a) का स्थान लागू नहीं ले सकते। ठीक है। और एक चीज़ ये होती है कि राजद्रोह कानून जो है वो औपनिवेशिक काल का कानून है। ये आरोप लगते हैं कि औपनिवेशिक काल के कानून होने के कारण राजद्रोह को समाप्त कर देना चाहिए। ये विधि आयोग की टिप्पणी है कि किसी भी कानून को स्वतंत्र रूप से देखना चाहिए, न कि औपनिवेशिक दृष्टिकोण को। ठीक है, क्योंकि किसी भी कानून के प्रावधान को स्वतंत्र रूप से देखना चाहिए। अच्छा, अब ये बात होती है कि सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और यूके में बैन हो चुका है तो भारत में भी बैन करना चाहिए। तो विधि आयोग ने दिया कि प्रत्येक देश में अपनी स्थिति उसकी भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि उसके मान लीजिए कि उसके इतिहास, भूगोल, जनसंख्या, जो अन्य कानून है उस पर, उसी विविधता पे आधारित जो कानून है, इसलिए उसकी प्रासंगिकता हर देश में अलग अलग है। ठीक है। तो ऐसे में हो सकता है कि ऐसे में जो उसको निरस्त कर देना भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल जो है ये अगर नहीं हो, तो इसको ध्यान देना है कि प्रत्येक स्थिति में भिन्न भिन्न होता है। ये विधि आयोग की टिप्पणी है। अच्छा, केवल दुरुपयोग के आधार पर इसे रद्द नहीं किया जा सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा जरूरी था। ये केवल दुरुपयोग का भी आरोप लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, किसने बोला, विनोद दुआ बनाम भारत संवाद ने बोला। ठीक है। तो उसने बोला दुरुपयोग पे रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके पर्याप्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय करके जो है इसके मतलब कथित दुरुपयोग को रोका जा सकता है। किसी भी प्रावधान को निरस्त करने से देश की अखंडता सुरक्षा पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में इसकी जो है प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय करके इसके दुरुपयोग को रोका जा सकता है। अच्छा, अब प्रश्न में मान लीजिए अगर आपको पूछे प्रश्न, अगर आपने पूछा हुआ जो भी प्रश्न है, तो मैंने प्रश्न पूछा था ना कि आपका राजद्रोह कानून की आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हुए उसकी उपयोगिता पर टिप्पणी कीजिए। मान लीजिए प्रश्न से पूछा हुआ था, या उसकी उपयोगिता पर टिप्पणी करते हुए आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, तो आप उसमें आगे की राह लिखेंगे। तो आगे की राह में बड़ा अच्छा कंटेंट है, आपको देखना है इसको। ठीक,
आगे की राह में ये टेबल आप बना सकते हैं मेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं बताने वाला हूँ कि प्री में भी इस पर प्रश्न बन सकता है, तो ध्यान देना है। विधि आयोग की क्या सिफारिश है वर्तमान में क्या है कि धारा 124 में केदार सिंह वाद में निर्णय को शामिल किया गया है। केदार सिंह वाद कब है? 1962 में आया, ठीक है। अच्छा, विधि आयोग का क्या प्रस्ताव है कि राजद्रोह की परिभाषा में हिंसा भड़काने या लोक व्यवस्था अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति से युक्त पद को जोड़ा जाना चाहिए, जिससे जो है क्लैरिटी आ सके, शब्दों की क्लैरिटी आ सके, ठीक है, जो कानून में प्रावधान है। अच्छा, वर्तमान में जो है एक धारा 124A में 3 वर्ष तक की जेल या आजीवन कारावास का प्रावधान है। ये आपको ध्यान देना है, मैं आपको यहाँ बहुत ध्यान से बता रहा हूँ। 3 वर्ष की जेल या आजीवन कारावास, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष की जेल या आजीवन कारावास। इसका अर्थ है या तो आजीवन कारावास होगा या केवल 3 वर्ष का कारावास होगा, बीच की कोई भी जो है कोई भी सजा मान्य नहीं होगी। सिर्फ जो है 3 वर्ष की कारावास या फिर आजीवन कारावास, 3 वर्ष की जेल या आजीवन कारावास, तो इसको आपको ध्यान देना है। अब वर्तमान में विधि आयोग ने क्या बोला, या तो आपको 7 वर्ष का या फिर आजीवन कारावास, ठीक है। और इस सजा के संदर्भ में जो है न्यायाधीशों को व्यापक विशेषाधिकार जो प्राप्त था वो समाप्त हो जाएगा। ये विधि आयोग के सिफारिश हैं। मान लीजिए प्रश्न ऐसे बनता है कि राजद्रोह कानून में केवल 3 वर्ष या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, ठीक। मान लीजिए प्रश्न प्री में क्वेश्चन बन गया और ये स्टेटमेंट में प्रश्न बना हुआ है, आपको ध्यान देना है। प्रश्न इस बार आ रहा है तो इस बार बल्क में स्टेटमेंट है, यानी कि कई सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उसमें से पूछ रहा है केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4। आपको एक एक स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए, तभी आपके प्रश्न सही हो सकते हैं। मान लीजिए प्रश्न पूछ दिया कि जो राजद्रोह कानून है उसमें 3 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान है। आपको पता अगर नहीं होता तो फिर क्या करते आप? गलत करके चले आते, या इसके अलावा अन्य कोई सजा का। मान लीजिए प्रश्न से पूछ देता कि विधि आयोग राजद्रोह कानून में 3 वर्ष या आजीवन कारावास के अलावा अन्य कोई सजा का प्रावधान नहीं है। आपको ऐसा लगता है ये तो अन्य कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है, मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, और आप एलिमिनेशन टेक्निक से इसको गलत कर देते, पर ऐसा नहीं है। और यही गलती इस बार यूपीएससी के प्री में जितने लोगों ने किया उन लोग फेल हुए हैं। तो आपको पढ़ना है तो ध्यान से पढ़ना है, ठीक। और विधि आयोग ने क्या बोला है, प्रस्ताव दिया हुआ है कि 7 वर्ष या आजीवन कारावास हो और विवेकाधिकार जो प्राप्त है न्यायाधीशों को वो समाप्त हो जाए। इसलिए जो है यहाँ पे मैंने डिफरेंस लिख भी दिया है। अच्छा, वर्तमान में जो आप देखते होंगे कि जो इसमें राजद्रोह कानून, इसमें कोई भी प्रक्रियात्मक सुरक्षा मौजूद नहीं है। और लेकिन उसने विधि आयोग ने क्या बोला है कि राजद्रोह के लिए कोई भी एफआईआर तब तक दर्ज नहीं की जाएगी जब तक कि पुलिस जो है प्रारंभिक जांच नहीं कर लेता या एफआईआर दर्ज करने की अनुमति नहीं देता, और पुलिस अधिकारी जो होगा वो इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। ये बात विधि आयोग ने बोली, यानी कि प्रक्रियात्मक सुरक्षात्मक उपाय करके इसकी दुरुपयोग को रोका जा सकता है। जो विधि आयोग ने टिप्पणी की थी वही इसका यहाँ पे उसने उपाय किया हुआ है, जो यही पहले नहीं था। अच्छा, कुछ अन्य सुझाव क्या है कि मान लीजिए 2018 में सीमित आवेदन, मतलब ठीक है, उन्हीं मामलों में लागू किया जाए जहाँ मान लीजिए कि इरादा लोक व्यवस्था को भंग करना हो, हिंसा भड़काना हो, अवैध तरीकों से सरकार से हटाना हो, इस तरह के अगर कोई प्रयास होते हैं तो सिर्फ उन्हीं मामलों में राजद्रोह लगना चाहिए, ऐसी बात की गई थी, ठीक है। अच्छा, पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देना चाहिए, पुलिस अधिकारियों को, और जागरूक बनाना चाहिए, ठीक है। व्यापक प्रावधान जो है उसका प्रशिक्षण हो, और जो अनावश्यक जो गिरफ्तारियां हैं उस पर रोक लगे। इस प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये प्री और मेंस के नज़रिए से इस तरह से होगा। प्री के क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं मैंने आपको बताया, मेंस के लिए क्या लिखना है वही बताया। अच्छा, मान लीजिए किस प्रकार से कुछ वर्षों में न्यायपालिका ने जो धारा 124A की व्याख्या की है, आप इसमें सब मत देखिए, सारी चीज़ें मत देखिए, आपको कुछ ही चीज़ें देखनी है। जैसे मान लीजिए आपको ये देख लेना है कि रोम में स्थापना बनाम मद्रास साम्राज्य क्या है, 1950 में किस संबंधित है, धारा 124A से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, केदारनाथ सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है। बनाम बिहार राज्यवाद कब है, ये 1962 में हुआ था, ठीक है। वैधता को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था और कहा था कि जो है खतरा डाल सक, मतलब जो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा और स्थिरता को खतरा पैदा करती है, इसलिए उसको जरूरी है उन ताकतों को मतलब नष्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि केवल वही भाषण जो है यानी स्पीच जो है लोक व्यवस्था को अव्यवस्था को उकसाता है, उसे ही राजद्रोह माना जाएगा। विनोद दुआ बनाम भारत संघवाद कब का केस है, 2021 का केस है, बहुत हाल ही फिलहाल का केस है, 2 साल पहले का, तो आपको याद रखना है। और विनोद दुआ केस में सरकार ने जो भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी आप उसको मेंस में भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा,
अच्छा, ये बात याद रखिए कि 2023 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया, एससी वोमटकेरे बनाम भारत संघवाद 2023 में आया। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। एसजी जो है, एसजी बोमटकेरे बनाम भारत संघवाद 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को धारा 124 के तहत गिरफ्तार दर्ज किए गए आरोप से संबंधित सभी सुनवाइयां, अपीलों और कार्रवाइयों को स्थगित करने का निर्देश दिया था। ठीक है, और वर्तमान जो सामाजिक परिवेश के अनुकूल नहीं, इसलिए जो है इसको अभी उसने स्थगित करने का निर्देश दे दिया था। तो ऐसे में आप जो है इन सारे जो जजमेंट्स हैं, अगर आप इसको मेंस के अपने उत्तर लेखन में शामिल करते हैं तो आपके कंटेंट इनरिचमेंट की जो मतलब समस्या होती है, कंटेंट में क्या खूब अच्छा सा लिख दें कि जो सबसे अलग हो, तो यही चीज़ों को आप लिखना होता है। इन्हीं चीज़ों को आपको इसमें से निकाल लेना है। और प्री के नज़रिए से मैंने कुछ क्वेश्चंस को आपको बताया कि प्रश्न ऐसे बन सकता है इस कंटेंट से, तो आपको तैयार रहना है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे पढ़ना है। अच्छा, अब आपको देखना क्या है, शिकायत निवारण और आकलन सूचकांक, ग्रेवियंस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स। ठीक है, ये GRAI जो है इस प्रकार, ये इस तरह का कंटेंट है। ठीक है, और आपको इसको देखना है कि इसमें क्या है कि केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री ने 2022 के लिए शिकायत निवारण आकलन और सूचकांक की शुरुआत की है। किसकी शुरुआत की है? शिकायत निवारण आकलन और सूचकांक। ठीक है, ग्रीवेंस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स। ठीक है, आपको जो है इसमें देखना है कि क्या आपको प्री के नज़रिए से महत्वपूर्ण है, क्या आपको मेंस के नज़रिए से महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे है। और इसके बाद भारत में OTT रेगुलेशन है, OTT रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद जो सुर्खियाँ हैं, तो आज जो है हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, आपको क्या पढ़ा रहे हैं, आपको ये जो है विधि आयोग को हमने पढ़ा दिया, सिफारिशें थी, और यहाँ पे शिकायत निवारण आकलन और सूचकांक। तो ऐसे में आपको देखना है कि आप प्री के नज़रिए से क्या इंपॉर्टेंट है। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि देखिए सरकार ने क्या बोला है कि जो है इसमें यहाँ पर ग्रेवियंस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स की शुरुआत की। अच्छा, ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। GRI जो है वो क्या है, वो एक उसका सुधार किसने शुरुआत किया है, इसका विकास किया प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने, DARPG ने इसकी शुरुआत की है। अच्छा, इसको आपको देखना है कि आप इसकी DRPG क्या है, केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन जो है ये कार्य करता है। किसके अंतर्गत? कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत जो है DARPG कार्य करता है। ठीक है, इसी ने जो है GRAI की 2022 की अवधारणा का विकास किया है। अच्छा, ये क्या है, इस सूचकांक की रिपोर्ट है जो क्या है, CP ग्राम्स जो है, CP ग्राम्स से संबंधित 10 चरणीय सुधारों का ये हिस्सा है। CP ग्राम्स क्या है, अब आपको ध्यान देना है। अब आपको प्री के नज़रिए से पढ़ना है। सरकार ने इसको मान लीजिए लाया, अब ये क्या है, इसकी किसके अधीन है, सरकार ये ने लाया इसको, ये केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। अब ये क्या है, CP ग्राम्स के संबंधित 10 चरणीय सुधारों का ये एक हिस्सा है। CP ग्राम से संबंधित 10 चरणीय सुधारों का क्या है, ये हिस्सा है। अब आपको मान लीजिए अगर आप खुद से मैगजीन पढ़ते आपको समझ में नहीं आता, पर मैं आपको बता रहा हूँ तो आप उसको ध्यान देना है। देखिए ये क्या है, आप यहाँ देखिए, इसको तरह से आपको इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव रूप में पढ़ना है कि CP ग्राम्स क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसका क्या उद्देश्य होता है, पीड़ित नागरिकों को शिकायतें प्रस्तुत करने में सक्षम बनाना। जो नागरिक हैं उनकी कुछ शिकायतें होती हैं, उन शिकायतें मान लीजिए कि वो प्रशासनिक शिकायतें हों, सरकार से शिकायतें हों, कुछ चुनौतियां हों, कुछ जो अन्य शिकायतें जो उनका समाधान नहीं हो पा रहा है, तो उन्हीं सारे जो मतलब जो शिकायतों के लिए जो है वो क्या होता है, वो उसी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया CP ग्राम्स। अच्छा, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब CP ग्राम्स जो है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अब इसके जो 10 चरणीय जो है ये सुधारों का एक हिस्सा है। आप यहाँ पढ़ेंगे 10 चरणीय सुधारों का एक हिस्सा है। क्या है ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा आपका है ग्रेवियंस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स, GRAI जो है CP ग्राम्स के 10 चरणीय सुधारों का हिस्सा है। अब 10 चरणीय सुधार क्या है, तो यहाँ दिया हुआ है, इसीलिए आपको एक जो है गाइड की जरूरत पड़ती है कि आपको कंटेंट जो है आसानी से आपको समझ में आए। तो मैं वो काम कर रहा हूँ आपके लिए। तो CP ग्राम्स जो है 10 चरणीय सुधार है। CP ग्राम्स 10 सुधार में क्या है, CP ग्राम्स 7.0 का जो है सार्वभौमिकरण हो, यूनिवर्सलाइजेशन हो, CP ग्राम्स में AI का उपयोग हो, सभी क्षेत्रीय भाषाओं में CP ग्राम्स की मतलब पहुँच बढ़े, शिकायत निवारण सूचकांक हो, फीडबैक कॉल सेंटर हो, जब यानी कि जो कुछ कार्य किए जा रहे हैं उसके बाद फीडबैक उसका लिया जा रहा हो। ठीक है, CSC में ठीक है CP ग्राम्स उपलब्ध हो। ठीक है, सेवोत्तम क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए उसमें आता है, आप पढ़ेंगे, GS में GS4 में भी है, गवर्नेंस में भी है।
मासिक जो प्रगति रिपोर्ट है, यानी कि मंथली जो है क्या प्रोग्रेस हुआ उसकी रिपोर्ट आए, ठीक है। डेटा रणनीति की इकाई हो और एक राष्ट्रीय पोर्टल हो। ये आपका 10 चरणीय सुधार है सीपी ग्राम्स का, और इसी सीपी ग्राम्स 10 संबंधित सुधार से ये आपको इसका एक हिस्सा है। आपको समझ में आया होगा कि ये क्या है अब। अच्छा, इसका सूचकांक का उद्देश्य क्या है? तुलनात्मक स्थिति प्रस्तुत करना है। प्री में प्रश्न पूछ सकता है कि मान लीजिए कि सीपी ग्राम्स के 10 चरणीय संबंधी सुधारों में GARI का मतलब GARI का ग्रेवेंस रेडियल असेसमेंट इंडेक्स का उपयोग तुलनात्मक स्थिति को प्रस्तुत करना है, ठीक है। तो तुलनात्मक स्थितियों क्या करना है, किस चीज़ का तुलनात्मक स्थितियां हैं? जो कुछ प्रोग्रेस हो रहे हो, शिकायतें हो, और मान लीजिए कि जो कमियां हो और जो गुण हो उसको जानकारी देना। अच्छा, सूचकांक का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ऐसे इसमें से बनता है। इससे क्या बनता है, इसमें प्रश्न कैसे बनता है मैं आपको बता रहा हूँ। 4 अलग अलग आयाम है और 12 संकेतक है, ठीक है। 4 अलग अलग आयाम है और उसमें 12 संकेतक हैं इसी सूचकांक में, ठीक है। और 79 जो है केंद्रीय मंत्रालय और विभागों का आकलन यहाँ पे किया गया है, ठीक। तो आपको इस पर ध्यान देना है। अब मान लीजिए शिकायत निवारण तंत्र हेतु कौन से तंत्र होते हैं? सीपी ग्राम्स है, लोकपाल राज्य लोकायुक्त है, CVC है, और अन्य जो है सांविधिक निकाय है ही, ठीक। इसके बाद RBI ने अपने जो है संगठनों की जांच के लिए एक लोकपाल की स्थापना कर ही दिया है। गुजरात में स्वागत है, आंध्र प्रदेश में स्पंदना है, राजस्थान में राजस्थान संपर्क है, उड़ीसा में अभियोग है, ठीक है। तो आपको जो है अभियोग है डिजिटल ये प्लेटफॉर्म में। आप अगर मान लीजिए कि प्रश्न मेंस में लिखते हैं शिकायत निवारण तंत्र, मान लीजिए कि जो कुछ आता है प्रशासनिक दक्षता और प्रशासनिक भ्रष्टाचार और अन्य चीज़ों पर लेकर के, तो आप इन पॉइंट्स को, इन उदाहरणों को आप एक केस स्टडी या फिर उस एग्जाम्पल्स के रूप में यूज कर सकते हैं। अच्छा, शिकायत निवारण तंत्र होता क्या है? शिकायत निवारण, मान लीजिए मेंस के लिए अब आपको पढ़ना है यहाँ से। शिकायत निवारण तंत्र क्या होता है? जो सेकेंड ARC की रिपोर्ट के अनुसार ग्रेवेंस रेडियल मैनेजमेंट करता प्रशासन को नागरिक केंद्रित बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण तंत्रों में से एक है। क्या है? नागरिक केंद्रित शासन प्रशासन, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, किसकी अवधारणा जो है ये आपको पॉलिटी और गवर्नेंस में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ आपको GS4 में भी ये हेल्प करेगा। शिकायत निवारण प्रणाली का मूल सिद्धांत यह है कि नागरिकों को निम्न परिस्थितियों में शिकायत निवारण के तंत्र हेतु सहायता लेने में सक्षम होनी चाहिए। कौन सी परिस्थितियां जो हैं? वादों के अनुसार अगर सेवा वितरण नहीं किया जा रहा हो और किसी नागरिक के अधिकार का सम्मान नहीं किया जा रहा हो, इन्हीं अनुसार जो है आपको शिकायतों को लेना होता है। और इसके लिए 2 नोडल एजेंसियां हैं, DARPG जो है आप देखेंगे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग जो है। अच्छा, और मंत्रिमंडल सचिवालय का अधीन जो है लोक शिकायत निदेशालय है, ठीक। अच्छा, मौजूदा जो है लोक शिकायत प्रणाली में क्या समस्याएं विद्यमान है? आप प्रश्न पूछ सकता है कि अगर मान लीजिए प्रश्न पूछा UPSC में पूछा या UPSC में पूछ दिया, दोनों में अगर GS सिलेबस सेम है तो पूछ सकता है कि लोक शिकायत प्रणाली में जो वर्तमान चुनौतियां विद्यमान हैं उसके मद्देनजर कुछ उपायों को दर्शाते हुए उसका मूल्यांकन कीजिए, या फिर उस पर टिप्पणी कीजिए या कुछ उपायों को बताइए, ठीक है। तो मान लीजिए जो समस्याएं विद्यमान हैं उसको क्या लिखेंगे आप? तो पॉइंट वाइज अगर आप लिखते हैं तो आपको बहुत सारा कंटेंट जो है आप उसको समाहित कर सकते हैं छोटे से स्पेस में, क्योंकि आपको 150 और 250 शब्दों में लिखना होता है। तो इसलिए आपको कीवर्ड्स को एकदम रट जाना है। मेरे पास हैंड रिटन नोट्स है, मैं आपको नोट्स दूंगा अगर आप डिमांड करेंगे तो। नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता कमी है, इसलिए समस्याएं हैं। ये आपका क्या है? लोक शिकायत प्रणाली के लिए समक्ष जो है समस्याएं है ही कि नागरिक जो है अपने अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जागरूक नहीं है, ठीक है। और जो जागरूक हैं उनके लिए अन्य समस्याएं हैं, और जो जागरूक नहीं है उनके लिए जो है कोई जानकारी नहीं है, तो इसलिए वो भी अपने जो शिकायतों के लिए कहीं जा नहीं पाते हैं। अच्छा, न्यायपालिका पर बोझ तो है ही, न्यायपालिका पे बोझ बढ़ता जा रहा है, ये अदालतों में याचिकाएं दायर की जा रही हैं, ठीक है। और संतोष क्यों दायर की जाती हैं? मान लीजिए न्यायपालिका पर सबसे अधिक बोझ बढ़ने का कारण एकमात्र यह है कि जो अपने विभाग हैं और विभाग के कार्मिकों की जो शिकायतें होती हैं या उनसे संबंधित जो लोग जुड़े होते हैं उनकी शिकायतें होती हैं, तो उनको जो है संतोषजनक जो है उसकी कार्य निपटान प्रणाली नहीं होती। कार्य निपटान प्रणाली न होने के कारण जो है वो अदालत का रुख करते हैं, और अदालत में बोझ जो है वो केसों की संख्या बढ़ने से वो बढ़ता जा रहा है। तो और सबसे बड़ी बात है शिकायतों का निपटान करने की क्या है? एक रूपता का अभाव है, उसकी रूपरेखा, प्रक्रिया और क्षमता के बारे में जो है बहुत सारी भिन्नताएं हैं और समानताएं हैं। कोई भी लीगल जो है वो समर्थन, वैधानिक समर्थन नहीं है। कई विभागों में जो है ग्रेवेंस रेडियल मैनेजमेंट को RTA के तहत अनिवार्य नहीं माना जाता है। संसाधन की कमी तो है ही, एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं, संसाधन की कमियां हैं।
जो लोक शिकायत प्रकोष्ठ होता है वो प्रायः संसाधन कमी से जुड़ता है। संसाधन मतलब कि प्राणीगत संसाधन जो होता है, प्राणीगत समस्याएं होती हैं, आपको वित्तीय संसाधन नहीं हो, आपका प्रशासनिक जो है वो दक्षता नहीं हो, ठीक है, कुछ अवसंरचनात्मक समस्याएं होती हैं, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। सीपी ग्राम्स जो होता है सुविधा प्रदाता के रूप में व्यवहारिक कार्य नहीं कर रहा है, कई सारे मामलों में राज्य सरकार को भेजा ही नहीं गया चीज़ें। अच्छा, अन्य जो मान लीजिए उसमें आप प्रणालीगत समस्याएं क्या होती हैं, स्ट्रक्चरल जो कमियां होती हैं, ठीक है, आप उसमें देखिएगा कि प्रशासन में ढिलाई है ही, सेवाओं में नैतिकता की कमी होती है, अंतर्निहित जड़ता होती है, प्रोत्साहन का अभाव होता है और उत्तरदायित्व और उचित प्राधिकार का अभाव होता है। इस प्रकार से आप अपने उत्तर को लिख सकते हैं मेंस में। इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, आप इन पॉइंट्स को किस में लिखेंगे? मान लीजिए क्या पूछेगा, शिकायत निवारण तंत्र के समस्त चुनौतियों में जो विद्यमान समस्याएं चुनौतियां पूछेगा, तो इन सारे पॉइंट्स को आप कीवर्ड्स के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, चुनौतियां लिखेंगे तो उपाय हमेशा लिखना जरूरी होता है। किसी भी चीज़ का अगर आप आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं या आलोचना करते हैं या क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो आपको उसका उपाय दर्शाना बेहद आवश्यक होता है। तो उपायों के लिए क्या लिखेंगे आप? शिकायतों की जो संभावित क्षेत्रों की जो पहचान होती है उसको जरूरी है करना, ठीक है, संभावित क्षेत्रों की पहचान जरूरी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि जो ऐसे क्षेत्र हैं जो भ्रष्टाचार और शिकायत के प्रति संवेदनशील हैं, उनको जो है ऑडिट करना चाहिए नियमित रूप से। नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाना चाहिए, अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट करना चाहिए, व्यापक प्रचार करना चाहिए। अब तो संसाधन भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसको किया जा सकता है। सिविल सेवकों के जो व्यवहार में उसका परिवर्तन करना चाहिए, उनके लिए उसकी प्रशिक्षण करना चाहिए, पुरस्कृत करना चाहिए और उनके कुछ सुझाव जो हैं वो नागरिकों से भी लेने चाहिए। सेकेंड ARC की सिफारिश से लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू एडिशन के लिए बेहतरीन कंटेंट ये। सेकेंड ARC जो क्या है वो क्या पूछता है, बताता है कि RTI अधिनियम के तहत जो है लोक सूचना अधिकारियों की तर्ज पर लोक शिकायत अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। बहुत जरूरी है कि लोक सूचना अधिकारी जो है उसी के तर्ज पर लोक शिकायत अधिकारी की भी नियुक्ति हो। अच्छा, सभी शिकायतों का 30 दिनों के अंदर संतोषजनक निपटारा करना चाहिए, ARC ने बोला हुआ है, तो इसको लिखना बहुत जरूरी है। आप कंटेंट में शामिल करेंगे, आपको नंबर भर के मिलेगा। और समय सीमा पालन नहीं करने पे जो संबंधित अधिकारी हैं उस पर आर्थिक दंड लगाना चाहिए। अच्छा, 2021 में जो है एक समिति बनी थी, संसद की स्थायी समिति थी, वो कौन थी? कार्मिक लोक शिकायत कानून न्याय समिति थी, ठीक है। उसने बोला कि CP ग्राम्स जो है एक सुविधा प्रदाता की भूमिका CP ग्राम्स द्वारा एक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाई जानी चाहिए और उसमें संघवाद की प्रकृति हो और उसके प्रतिकूल न हो, संघवाद को वो प्रभावित न करे CP ग्राम्स, ठीक है। और शिकायतों की जो है नियमित समीक्षा की जानी चाहिए और जो शिकायतें जो है मीडिया में उठती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके जो उपायों को लिख सकते हैं आप, ठीक है। और निष्कर्ष के तौर पे क्या लिखेंगे? निष्कर्ष के तौर पे आपको निष्कर्ष पहले से ही बना लेना चाहिए। तो निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि जो शिकायत निवारण तंत्र होता है वो किसी भी प्रशासन मशीनरी का विभिन्न अंग होता है। यहाँ से आप निष्कर्ष आप देख सकते हैं कैसे निष्कर्ष लिखा जाता है। प्रशासन की मशीनरी का विभिन्न अंग होता है और यह जो है जब तक और कोई भी प्रशासन जो है, ऐसे में कोई भी प्रशासन जवाबदेह, उत्तरदायी और उपयोगकर्ताओं के प्रति अनुकूल होने का दावा नहीं कर सकता जब तक उसने जो है उसमें कुशल प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र शामिल न हो। ऐसे में इसे सशक्त किया जाना बेहद आवश्यक है। आप इसी कंटेंट को उठा करके आप मेंस आंसर राइटिंग में आप लिख सकते हैं। इतना अच्छा कंटेंट है, मेंस के नज़रिए से ये बेहद लिख सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए प्रश्न पूछ दिया सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, आपने शब्द उपाया था ना कि सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे मैंने बताया था आपको। तो उसी के लिए आपको मान लीजिए GS2 में पूछ दे या फिर आपको GS4 में पूछ दे, तो सिटीजन से नागरिक केंद्रित प्रशासन जो है ये बहुत जरूरी है। तो सेकेंड ARC के अनुसार सुशासन और नागरिक केंद्रित प्रशासन की अवधारणाएं जो क्या होती हैं वो आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। सुशासन तभी होगा जब नागरिक केंद्रित प्रशासन की जो दक्षता है और जो उपयोगिता है और जो पहुँच है वो बढ़ती रहेगी। शब्दों पर आप ध्यान दीजिए, अच्छे अच्छे शब्दों का यूज करना है। अच्छा, ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म के अलावा जो अन्य तंत्र हैं वो क्या जो प्रशासन को नागरिक केंद्रित बनाने के लिए उपयोगी हैं? कौन कौन से तंत्र हैं? मान लीजिए आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाना, जिससे जो है स्पष्टता आएगी, जवाबदेहिता बनेगी और ट्रांसपेरेंसी जो है आपका पारदर्शिता का जो है वो स्थापित हो सकेगी, ठीक है। सूचना का अधिकार ये बहुत जरूरी है प्रशासन को नागरिक केंद्रित बनाने के लिए। सिटीजन चार्टर जो है, मैं इस पर आपको अलग से जो है नोट्स भी कुछ बताने वाला हूँ, अलग से नोट्स भी दे दूंगा। सिटीजन चार्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सेवाओं का जो है स्वतंत्र मूल्यांकन हो और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी हो।
इन सारी चीज़ों से आपका जो है जो प्रशासन है वो नागरिक केंद्रित बन सकता है। मेंस के लिए बेहद उपयोगी है, यहाँ मैंने टिप्पणी भी कर दी है। अच्छा, जो नागरिक केंद्रित प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए सेकेंड ARC ने कुछ टिप्पणियाँ की हुई हैं। अच्छा, टिप्पणियाँ क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप GS4 GS2 में किसी भी प्रश्न में आप इस चीज़ को उठा कर रख सकते हैं। सेकेंड ARC के अनुसार आपको कंटेंट यही है, इसी कंटेंट को कई जगह इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति जो है मैं आपको सिखाऊंगा, और ये आनी चाहिए, तभी आपका मेंस हो पाएगा, क्योंकि आपको हर चीज़ आप याद नहीं कर सकते हैं। तो सेकेंड ARC के अनुसार क्या होना चाहिए, नागरिक चार्टर को प्रभावी बनाना चाहिए। ठीक है, वन साइज डज नॉट फिट ऑल। ठीक है, ये आपके लिए ये जो है एक ही उपाय सभी के लिए लागू नहीं हो सकता, ये बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान रखना चाहिए। सिविल सोसाइटी को शामिल करना चाहिए व्यापक परामर्श के लिए। अच्छा, डिफ़ॉल्ट हो जाने के बाद निवारण तंत्र हो। अच्छा, नागरिक चार्टरों का जो है वो सामयिक जो है मूल्यांकन हो। आवधिक मूल्यांकन मतलब कि हर समय समय पे उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए, और अधिकारियों को जवाबदेह बनाना चाहिए। जो भी कुछ रिजल्ट आते हैं उसके लिए अधिकारी जो हैं जवाबदेह हो। जवाबदेहिता से ही पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी। अच्छा, अब इसके बाद जो क्या है, यहाँ पे उपभोक्ता संरक्षण, लोक अदालतें कई उपभोक्ता विवादों को निपटाने में कारगर साबित होंगी। लोक अदालतें, ठीक है, इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और नागरिकों में, प्रशासन में नागरिकों की भागीदारी जो है वो बढ़ानी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नागरिकों की नियमित फीडबैक होनी चाहिए, सर्वेक्षण होनी चाहिए, और नागरिकों के रिपोर्ट कार्ड जो है वो आने चाहिए। अच्छा, नागरिकों से सुझाव प्राप्त करने के लिए उपयुक्त तंत्र के होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए सरल सुझाव बॉक्स हो, नागरिक समूह जो है समय समय पे परामर्श हो, और सोशल ऑडिट की मजबूत मानदंड होना चाहिए। सोशल ऑडिट, ये सेकेंड ARC भी बोलती है कि सभी चीज़ों के लिए सोशल ऑडिट को शामिल किया जाना चाहिए, उसके लिए मानदंड स्थापित होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए वो भी। ठीक है, तो ये आपके लिए सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक कुछ उपाय थे, कुछ ARC के ये आप डिफिनेशन में लिख सकते हैं। ये आपको सिटीजन सेंट्रिक बनाने के लिए कुछ उपयोगी कंटेंट आने हो सकते हैं, और सेकेंड ARC की सिफारिशें हैं। मेंस के लिए आपको खूब सारे कंटेंट इसमें मिल गए हैं, और ये जो आपको ब्लू वाले होंगे, ठीक है, लाइट स्काई ब्लू वाले, आप उसको आप जो है देख सकते हैं इसके आप प्री के लिए। ठीक है, तो ये आपका कंटेंट हो गया, इसको आपने खूब अच्छे से पढ़ा। अब लास्ट कंटेंट है भारत में OTT विनियमन, OTT रेगुलेशन इन इंडिया। बहुत ज़रूरी है इसको पढ़ना, इसमें प्री और मेंस के नज़रिए से आपको इसको देखा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये छोटा सा कंटेंट है, इसको भी आप पढ़ के जल्दी से हम लोग खत्म करते हैं। तो आज हमारा पॉलिटी सेक्शन खत्म हो जाएगा। आप देखते हैं कि DPCGC ने, यानी डिजिटल प्रकाशन कंटेंट शिकायत परिषद ने IT नियमावली 2021 के आधार पर OTT पर दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है। किस पे, OTT पे। IT नियमावली से तात्पर्य क्या है, मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 में जो आई थी। OTT क्या होती है आप समझते होंगे, आप OTT मूवीज़ देखते होंगे, सब कुछ, मतलब OTT आज समझ लीजिए कि एक तरह से अब छाया हुआ है सभी के पास मोबाइल में, सभी के पास जो है ऑनलाइन कंटेंट और सारी चीज़ों को देखने के लिए एक OTT सरल सुलभ माध्यम बन चुका है। तो OTT ऐसी सेवाएं हैं जो दर्शकों को सीधे इंटरनेट के माध्यम से फिल्में, टीवी कार्यक्रम और अन्य मीडिया कंटेंट पहुंच प्रदान करती है। इसमें केवल केबल या सेटेलाइट का जो है उपयोग नहीं होता है। OTT में केबल और सेटेलाइट का उपयोग नहीं होता है। अच्छा, भारत को विनियामकी भाषा में OTT को क्या बोलते हैं, ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट का प्रकाशक कहा जाता है। ठीक है, भारत के OTT प्लेटफॉर्म्स को। ठीक है, ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट जो होता है वो OTT का फुल फॉर्म होता है। मान लीजिए, ठीक है, वो OTT का फुल फॉर्म नहीं, ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट का प्रशासन है ये। ठीक है, ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट क्या है, ऑडियो वीडियो कंटेंट होता है जो दर्शकों की मांग पर उपलब्ध कराया जाता है। अच्छा, दर्शकों की मांग पर, या इस शब्द को ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, दर्शकों की मांग पर उपलब्ध कराया जाता है, जैसे कि फिल्में, वेब सीरीज, पॉडकास्ट, और सब्सक्रिप्शन के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। और लेकिन जो है क्या है, लेकिन यह केवल सब्सक्रिप्शन तक ही सीमित नहीं रह सकता। ऑन डिमांड तात्पर्य होता है, जैसे मान लीजिए कोई उपयोग करता है, ठीक है, अपने चुने समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में किसी भी कंटेंट तक पहुंचने में सक्षम होता है। मान लीजिए अगर आप डिश टीवी लगवाए हैं और आपको रामायण का प्रसारण हो रहा है, या मान लीजिए कोई एक मूवी सीरियल आ रही है, तो उसी तय नियत समय पे आएगी, आपको देखना है, देखिए, छूट गया तो छूट गया। लेकिन ओवर द टॉप जो मतलब OTT प्लेटफॉर्म से, इस पर किसी भी समय में ऑन डिमांड आप चीज़ों को देख सकते हैं। यही इस कथन का मतलब है। ठीक है, और इसका प्रसारण कंप्यूटर, मोबाइल पर होता है, और जो उपयोग करता है वो खुद इसको चुनता है। अच्छा, अब आपको देखना है कि यहाँ एक अच्छा कंटेंट ये है कि डिजिटल प्रकाशक कंटेंट शिकायत परिषद, यानी आप ऊपर देखे होंगे DPCGC। तो DPCGC जो क्या है इसको देखेंगे तो ये आप डिजिटल प्रकाशन कंटेंट शिकायत परिषद है। ये किसके अंतर्गत आता है, सूचना प्रसारण मंत्रालय अंतर्गत के द्वारा पंजीकृत है, और इसे इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित किया गया था 2021 में। ठीक है,
आधिकारिक तौर पे मान्यता प्राप्त एक स्वतंत्र है और स्वविनियामक निकाय है। क्या है? अगर प्रश्न पूछते मेंस प्री में कि डीपीसीजीसी यानी कि डीपी डिजिटल प्रकाशन कंटेंट शिकायत परिषद जो है एक सांविधिक निकाय है। स्टेटमेंट में अगर प्रश्न पूछ दिया और आपको मैंने पूछा केवल एक केवल दो, आपको उसको गलत करना है। वो सांविधिक निकाय नहीं, स्वतंत्र और स्वविनियामक निकाय है, ठीक है। और इसे ऑनलाइन क्रिएटेड कंटेंट प्रदाताओं के लिए गठित किया गया था, ठीक। अच्छा, इसके बाद जो है डीपीसीजीसी के सदस्यों को आईटी नियम 2021 के तहत या अन्य मौजूदा नए कानूनों के तहत जो है नियमों और विनियमों का पालन करना होता है, ठीक। शिकायतों का निष्पक्ष रूप से समाधान करने और उसके बीच में जो है अनौपचारिक हस्तक्षेपों के बिना कंटेंट प्रदर्शित करने के भी संतुलन जो है एक स्थापित करना इसका मुख्य कार्य है। भारत में ओटीटी के लिए नियमन की बात चर्चा और ये डिबेट बहुत दिनों से चल रही है। और वर्तमान तंत्र क्या है? प्रश्न अगर पूछे भारत में ओटीटी विनियमन के लिए वर्तमान तंत्र है की चुनौतियों को बताते हुए या उसकी सीमाओं को दर्शाते हुए आगे की राह लिखें, या वर्तमान जो ओटीटी विनियमन के लिए वर्तमान तंत्र को परिभाषित करें या उसको स्पष्ट करें। तो भारत में ओटीटी विनियमन के लिए 3 स्तरीय तंत्र हैं। 3 स्तरीय तंत्र क्या है? स्तर 1 है प्रकाशकों द्वारा स्वतः विनियमन होता है। इसके बाद जो है प्रकाशकों की नियमित संस्थाओं द्वारा स्वनियमन होता है, यानी जो उसके द्वारा जो पब्लिशर्स होंगे उसकी खुद की जो है कुछ स्वनियमित संस्थाएं होंगी उसके द्वारा होगा। इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा निरीक्षण होता है। केंद्र सरकार का निरीक्षण तंत्र जो है इस पर कार्य करता है। वर्तमान में ओटीटी विनियमन के लिए वर्तमान तंत्र क्या है इसको आपको देखना बहुत जरूरी है, और आपको यहाँ से एक कंटेंट आपको ये मिलने वाला है। अब क्या है इस पे जो है भारत में अब वर्तमान तंत्र में क्या लिखेंगे? मौजूदा कानून। मौजूदा कानून में कौन कौन से कानून है? भारतीय प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 सन 2000, भारतीय जन संहिता 1861 इसके तहत भी होता है, और स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 सन याद रखिएगा। कभी मान लीजिए पी में फैक्ट पूछ दे तो आपको याद रखना है। आपको याद रहे मई में मैंने जो है जेल सुधार पे बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे। मैं आपको बता दूं, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मई के मैगजीन में विजन आयस में जेल सुधार पे एक कंटेंट आया था जिसमें जो है ओपन जेल की बात की गई थी। आप मई वाली मैगजीन पढ़ेंगे। और मैंने इसी साल के पहले बहुत सारे, मैं आपको दिखाऊंगा अगले वीडियोज़ में, बहुत सारे जो है जेल पे कम से कम 5-7 आर्टिकल मैंने लिखे हुए थे, जिसमें यूपी जेल, मॉडल जेल यूपी में भी आया था, मॉडल जो एक्ट संशोधन हुआ था। और राष्ट्रपति ने भी अपने एक भाषण में जो जेल सुधार की बात की थी, और वही प्रश्न जो है यूपीएससी ने प्री में इसी साल पूछ दिया। यूपीएससी ने प्री में इसी साल पूछा जेल पे। अगर आप मतलब मैंने दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में उसको लिखा था, मैं आपको उस आर्टिकल्स को बहुत सारे दिखाऊंगा। और उसी में मैंने ओपन जेल की बात की थी आज से करीब साल भर पहले वाले लेख में, यानी कि पिछले साल मैंने बात की थी। और वही जो है आप ओपन जेल की जो बात है विजन आइस की मैगजीन में इस साल के मई के महीने में छपी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपको कंटेंट जो है इतना अच्छा मिलने वाला है, एकदम आप पढ़िए और प्री और मेंस के नज़रिए से पढ़िए तो आपका हो जाएगा। अच्छा, नई आईटी नियम है सर, जो मौजूदा कानून में क्या नई आईटी नियम है? सरकार ने जो है क्या जारी किया 2021 में नई आईटी नियम जारी किए। किस में जारी किए? जो सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 की जो है धारा 87(2) के तहत जो है सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल आचार संहिता नियमावली जो जारी की, ठीक है। इसमें जो है क्या बताया गया? सूचना प्रसारण मंत्रालय जो है ओटीटी और अन्य प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कंटेंट को विनियमित कर सकता है। ये बताया गया कि सूचना प्रसारण मंत्रालय जो है ओटीटी और अन्य प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कंटेंट को विनियमित कर सकता है। ऑनलाइन समाचार, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया के लिए आचार संहिता ये बनाई गई, ठीक है। अच्छा, कंटेंट का स्वर्गीकरण होना चाहिए। इसमें 5 आयु श्रेणियों में होगा। यूनिवर्सल होगा, UA7+, UA13+, UA16+ और A वयस्क के लिए होगा, ठीक है। पेरेंट लॉक की सुविधा होगी, ठीक है। पेरेंट लॉक लागू करना होगा। प्लेटफॉर्म को UA13+ है उससे उच्च श्रेणी के रूप में वर्गीकृत कंटेंट के लिए पेरेंट लॉक लागू करना होगा। इसमें साथ ही A के रूप में वर्गीकृत जो A के रूप में वर्गीकृत है इसके लिए उचित और विश्वसनीय आयु सत्यापन तंत्र विकसित करना होगा। अच्छा, सह विनियमन दृष्टिकोण अपनाना होना होगा, ठीक है। मतलब इसमें सविनियमन दृष्टिकोण क्या होता है? मतलब कि इसमें होता है उद्योग पर स्तर पर स्वनियमन और मंत्रालय स्तर पर निगरानी तंत्र, दोनों को सम्मिलित तौर पे इसको होगा इसके लिए। और शिकायत निवारण तंत्र होगा, ठीक है। शिकायत निवारण तंत्र होगा, इसके लिए शिकायत निवारण अधिकारी होगा, ठीक। तो ये इन सारी चीज़ों को मौजूदा तंत्र है। अच्छा, ओटीटी विनियमन में चुनौतियाँ, प्रश्न यही बनेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें अगर कोई कंटेंट है तो यही कंटेंट है। आपको ध्यान देना है कि प्रश्न कहाँ से बनेगा। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि ओटीटी विनियमन से जुड़ी चुनौतियों को आप दर्शाइए।
तो ओटीटी विनियमन से चुनौतियाँ क्या है? ओटीटी विनियमन से संबंधित चुनौतियाँ इस प्रकार से: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें जो है अगर ओटीटी विनियमन होता है, ठीक है, तो रचनात्मक स्वतंत्रता पर बाधा पहुंचेगा और कलात्मक अभिव्यक्ति जो होगी वो सीमित होगी। शब्दों को ध्यान दीजिएगा, अगर आप पॉइंट ऐसे ही पॉइंट बना कर लिखेंगे और इसमें रचनात्मक स्वतंत्रता पर बाधा और कलात्मक अभिव्यक्ति सीमित होना, नियमों के पालन की निम्न दर होगी, ठीक है। मान लीजिए कि सख्ती से इसका पालन जो नहीं होता है, कोई भी जो है नियम ओटीटी के लिए बनते हैं पर वो पालन नहीं हो पाते हैं। गोपनीयता और डेटा सुरक्षा की जो बात है वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। डेटा सुरक्षा और मान लीजिए गोपनीयता संबंधी हो सकता है कि जो विनियमन होगी उससे जो है डेटा सुरक्षा और गोपनीयता भंग होने की शंका है, और इस पर जो है इसका एक चुनौती के रूप में सबसे बड़े चुनौती विद्यमान है, ठीक है। क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दे होंगे, ठीक है। विदेशी संस्थाओं के खिलाफ घरेलू निवारण तंत्र का प्रभाव जो है एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्षेत्राधिकार, ठीक है। विदेशी कुछ कंटेंट्स हैं उस पर यहाँ के जो घरेलू निवारण तंत्र है उस पर कैसे ये लागू होगा और किस प्रकार से लागू होगा, इसका एक बहुत बड़ा संतुलन बनाने के संबंध में चुनौतियाँ विद्यमान है। निगरानी करने और अनुपालन सुनिश्चित करने में कठिनाई, कैसे जो इस पर निगरानी होगी और कैसा इसका अनुपालन होगा, एक बहुत बड़ा ये भी एक चुनौती है। ऐसे में इसके आगे के रूप में जो क्या है, अच्छा अब एक बात क्या है सरकार ने एक बात और बोली थी, निगरानी तंत्र। अच्छा, सरकार ने क्या बोली थी कि सरकार ने ये बोला कि आईबी द्वारा मंत्रालय द्वारा एक निगरानी तंत्र विकसित किया जाएगा, किसके लिए? ओटीटी विनियमन के लिए। जो अच्छा इसके बाद जो क्या होगा, केंद्र सरकार जो है डिजिटल इंडिया बिल के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कंटेंट को विनियमित करने पर विचार कर रही है, पर अभी हुआ नहीं है। ऐसे में आप अपने उत्तर में आगे की राह क्या लिखेंगे? आगे की राह में ये लिख सकते हैं, राष्ट्रीय प्रसारण नीति की आवश्यकता होनी चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीय प्रसारण नीति के लिए आवश्यकता होनी चाहिए, अलग अलग प्रसारकों के लिए अलग विविध तंत्र हो, नियम हो और टैरिफ हो। तो ऐसे में जो है, तो ऐसे में एक जो है राष्ट्रीय प्रसारण तंत्र की नीति की आवश्यकता है, जिसमें सब कुछ जो है एक रूपता हो और उसमें जो है ज़्यादा जटिलता ना हो। जटिलता होने से जो है प्रक्रियात्मक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। पारंपरिक और ऑनलाइन कंटेंट के बीच में अंतर को पहचानना है, ठीक है। इसमें बहुत सारे जो कंटेंट होते हैं वो कौन सा कंटेंट मतलब आपका जो है ट्रेडिशनल है, ऑनलाइन कंटेंट कौन सा है, सेंसरशिप के जो दायरे से बाहर होना, किस कंटेंट को बाहर करना है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपको जो है आपको देखना है। अच्छा, प्रावधानों के बारे में लोगों के बीच में जागरूक करना है। कैसे जागरूक करेंगे? प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, ठीक। नियमित ऑडिटिंग करना बहुत ज़रूरी है, नियमित ऑडिटिंग करना। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की नियमित ऑडिटिंग होनी चाहिए। एक्सेस कंट्रोल और आयु सत्यापन तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए। किस आयु सत्यापन तंत्र क्या, किस लिए? चूंकि किस आयु वर्ग के लिए कंटेंट बन रहा है, जिसको पांच कैटेगरी में सरकार ने भी बोला, मैंने ऊपर पढ़ाया, उसी चीज़ को बता रहा है ये। अच्छा, हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करने संबंधित इसको देखा जाना चाहिए। जो संबंधित हितधारक हैं उनका जो है उन सभी का जो है भागीदारी सुनिश्चित हो सके। तो ऐसे में आप इसको देखें तो आप आगे की राह में इन सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं और मेंस के नज़रिए से इन सारे कंटेंट्स को आप देख सकते हैं, और प्री के नज़रिए से ये आपको इम्पोर्टेंट है ही। तो आपने जो है आज पूरा चारों जो कंटेंट हैं उन सारी चीज़ों को आपने आज पढ़ लिया है, और इसके बाद जो है अब आपको क्या पढ़ना है इसके संक्षिप्तकियाँ जो हैं। इसमें हमने राजद्रोह कानून पढ़ा, ठीक। इसके बाद जो है आपको नए संसद भवन को पढ़ा है। अब इसके बाद हमने ओटीटी विनियमन को पढ़े और शिकायत जो निवारण तंत्र था उसको हमने पढ़ा है। इसको प्री और मेंस के नज़रिए से पढ़ा है। अब आप देखिए, इसको सपोर्ट करिए। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करिएगा। टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर IAS PCS को ज्वाइन करिए। हैंड रिटन नोट्स जो है आपको वहाँ पर अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पर आप सर्च करिए स्टडी फॉर IAS PCS, वहाँ और हमने जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है। और हम लोग प्री के लिए जो है कुछ फैक्ट शीट भी करा रहे हैं घटना चक्र से, उसको भी आप देख सकते हैं। और ये जो आप देखिए करंट अफेयर्स के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन क्या है, विजन IAS मैगजीन। प्री और मेंस के नज़रिए से कैसे पढ़ना है, और आपको मैं ये बताता जा रहा हूँ। आंसर राइटिंग भी यहीं से हो रही है। प्री के लिए क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो भी आपको बता रहा हूँ। तो आप 1 घंटे में आपने क्या सीखा? आपने पूरा पॉलिटिकल साइंस का कंटेंट पढ़ लिया है। संक्षिप्त किया जो है उसको मैं पढ़ा दूंगा कल, और यहाँ से पॉलिटी खत्म हो जाएगा। इसी तरह से हम 10-15 दिन के अंतर्गत जो है पूरा विजन IAS की मैगजीन को कंप्लीट कर देंगे। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी कंटेंट को बार बार पढ़ना है। और आपको मैंने बताया है आपको पहले कि मैं आपको 3-4 चीज़ें करने वाला हूं। मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा, खूब सारी इस पर आंसर राइटिंग भी कराऊंगा, और ऑनलाइन लाइव आकर के डिस्कशन भी कराऊंगा, जिससे आपका
करंट अफेयर पे मजबूत पकड़ बन सके और मेंस और प्री के लिए मटेरियल जो है वैल्यू एडिशन का सब कुछ यहीं से तैयार हो सके और आप आंसर राइटिंग भी कर सकें। तो आप अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि जो है हाँ मुझे भी ये मोटिवेशन मिल सके कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं, तो मैं इस सीरीज को आपको फॉलो कर सकूँ, आपको और आगे इसको मैं कंटिन्यू कर सकूँ, सारे मैगजीन्स को मैं पढ़ा सकूँ और मैं अपने खुद वैल्यू एडिशन जो मैंने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं जो विभिन्न न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होते रहते हैं, जैसे मैंने जेल पे आर्टिकल्स लिखे थे बहुत सारे और वो इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन बन गया और सारी चीज़ें बनी हुई हैं उस पर। मैंने होमगार्ड वाले पे भी आर्टिकल लिखे थे, बहुत सारे लिबर्टीज़ पे भी आर्टिकल लिखे थे, वो सारी चीज़ें कंटेंट इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। इसी तरह से जो वैल्यू एडिशन के रूप में जो मैं अपने आर्टिकल्स लिखता हूँ जो विभिन्न न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होते हैं, वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे शामिल करके वैल्यू एडिशन के साथ पढ़ाऊँगा। तो आप ज़रूर इसको सपोर्ट करिए, ठीक है। ये आपके लिए है, बिल्कुल मुफ्त है और धन्यवाद।